नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस न्यूज। मैं हूं सरिता और सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। ओपन जिम में छिपा है सेहत का राज। शिवाजी जयंती महोत्सव की रंगारंग शुरुआत। मुगल गार्डन की ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू। डीटीसी बसें भी अब हुई डिजिटलाइज। जल्द ही दिल्ली मेट्रो होगी कैशलेस और टचलेस। डिफेंस में महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बजट 2021 पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। कोरोना से निपटने के लिए रेलवे ने किए पुख्ता इंतजाम। आज से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे सभी सिनेमा घर। स्मार्ट बाइक से दिल्ली होगी प्रदूषण मुक्त। दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों से दी मात। आर अश्विन बने प्लेयर ऑफ द मैच। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी कक्षा में एडमिशन आज से शुरू हो रहे हैं। दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 30 फरवरी तक जारी रहेगी। दिल्ली शिक्षा निर्देशालय के निर्देशों के अनुसार दिल्ली के स्कूलों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अपने एंट्री क्राइटेरिया पब्लिश कर दिए हैं। दिल्ली में लगभग 1700 स्कूल आज से एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों का नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए अपनी पसंद के स्कूलों में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता के पास। जिसका इतने दिनों से इंतजार था, आखिर वो मौका आ ही गया है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में नर्सरी स्कूल ओपन हो चुके हैं। मैं अभी भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ भी नर्सरी स्कूल की एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है जो कि सारे स्कूल फॉलो कर रहे हैं। इतने दिनों से कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद थे। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने कोरोना गाइडलाइन जारी किया है जो कि स्कूल फॉलो कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जा रहा है। सारे स्कूल्स की एडमिशन की प्रोसेस 4 मार्च को बंद हो जाएगी। वहीं 20 मार्च को इसका फर्स्ट लिस्ट आएगा व 27 मार्च को सेकेंड लिस्ट आएगा। ऐसे ही करके 31 मार्च तक सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे। सारा ऑनलाइन प्रोसेस है जो कि इस कोरोना महामारी में पेरेंट्स को हेल्प करेगी कि वो घर में बैठे अपने बच्चों का ऑनलाइन एडमिशन करा सकें। अब ये देखना होगा कि ये ऑनलाइन प्रोसेस सारे पेरेंट्स को कितना मदद करता है और कैसे सारे बच्चों को एडमिशन होता है। कोरोना महामारी को देखते हुए और राजधानी में इतने बच्चों की तादाद को देखते हुए इस बार सरकार ने स्कूलों में सीटें ज़्यादा करती है ताकि बच्चे को आसानी हो एडमिशन प्रोसेस में और एडमिशन लेने में। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सर्कुलर 9 फरवरी के सर्कुलर के मुताबिक नर्सरी केजी एंट्री लेवल क्लासेस के लिए एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है। जो अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में कराना चाहते हैं वो इसको कर सकते हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं सभी स्कूलों की साइट पे। रजिस्ट्रेशन लिंक्स अवेलेबल हैं और ऑनलाइन और प्रक्रिया बहुत ही सरल प्रक्रिया है। फॉर्म को आपको भरना है। 25 रुपये की एक एंट्री फीस है जिसको पे करके आपको फॉर्म्स को भरना है और सबमिट करना है। अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ्स सच एज वोटर आईडी कार्ड्स, आधार, एड्रेस प्रूफ वगैरह उसके साथ आपको लगाना है, भरना है और फॉर्म्स को भर के सबमिट करना है। जैसा कि हमने सुना, स्कूल के एडमिशन की प्रोसेस सारी ऑनलाइन है और स्कूल के एडमिशन की फॉर्म का मूल्य 25 रुपये है जो कि बहुत ही सस्ता है, जो सारे पेरेंट्स इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अब यह देखना होगा कि पेरेंट्स ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस कब तक करते हैं और कैसे करते हैं। कैमरामैन बाल किशन के साथ मैं स्मृति, फोकस न्यूज़, नई दिल्ली।
विदेशों की तरह अब दिल्ली में भी ओपन एयर जिम की शुरुआत हो चुकी है। इस जिम में लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। कई रिहायशी इलाकों में नगर निगम के द्वारा ऐसी बहुत सी ओपन एयर जिम अब तक बनाई जा चुकी है। ओपन एयर जिम पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जो फिट है वो हिट है, इसलिए खुद के शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सरकार ने बहुत से रिहायशी इलाकों में ओपन एयर जिम की शुरुआत की है और इसका लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है। इसका मकसद बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों के बीच स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में ऐसी बहुत सी ओपन एयर जिम देखने को मिल जाएंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसे ही एक पार्क में जहाँ पर कि ये ओपन एयर जिम बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से युवा जो हैं वो एक्सरसाइज आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन इक्विपमेंट्स का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने यहाँ पर सुझाव के तौर पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिससे कि हम इन इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल को देखकर इनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के बीच ओपन एयर जिम की जो दिलचस्पी है उसकी बढ़ने की एक वजह ये भी है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। वैसे तो हमें इंडोर जिम के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल निःशुल्क है। लोगों का कहना है कि खुले आसमान के नीचे बनी इस जिम में हमें ताज़ी हवा मिलती है, भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है और वो लोग यहाँ पर आकर खूब आनंद महसूस करते हैं और अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए व्यायाम और एक्सरसाइजेज करते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा ओपन एयर जिम की शुरुआत जो है वो एक सकारात्मक और एक सही पहलू है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही आसान है। यहाँ पर कोई भी आकर इनका इस्तेमाल कर सकता है। इनके रखरखाव का ज़िम्मा जो है वो उसी कंपनी का है जिसके कि ये इक्विपमेंट्स है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इक्विपमेंट्स अलग अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं शरीर की अलग अलग मांसपेशियों के लिए। और ये ओपन एयर जिम जो है वो बच्चों के लिए मौज मस्ती का ठिकाना बनी हुई है, युवाओं के लिए खुद को फिट रखने का ज़रिया है। तो आइए ओपन एयर जिम के बारे में और जानकारी लेते हैं। मैं अनिल कुमार सिंह, मैं यहाँ के पंप चालक हूँ और यहाँ पर जिम सुबह बच्चे आते हैं और डेली करते हैं। इससे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, व्यायाम करना चाहिए और आदमी को आना चाहिए और आते भी हैं, बच्चे भी आते हैं, यहाँ के कर्मचारी लोग भी आते हैं जो यहाँ रहते हैं वो भी जिम करते हैं, सुबह शाम भी आते हैं, टहलते हैं, करते हैं। सेहत के लिए सबसे अच्छा चीज़ है, होना भी चाहिए, शरीर फिटनेस सही रहता है। तो देखा आपने कि ओपन एयर जिम जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है और कितना लाभकारी है। कैमरामैन सुशांत के साथ मैं सुनीता, फोकस न्यूज़ दिल्ली। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती वैसे तो महाराष्ट्र में हर साल 19 फरवरी को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है, लेकिन बात करें अगर राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर भी मराठा भवन में आज शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। शिवाजी महाराज को शौर्य, वीरता और बलिदान का प्रतीक समझा जाता है। लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और बेहतर बनाने में मदद लेते हैं। शिवाजी जयंती पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इतिहास को हम किसी भी नज़र से देखें, इतिहास में सबक जरूर है और बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी शख्सियत की हो तो आप अपने जीवन के बहुत सारे सबक इनसे सीख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं देश की राजधानी दिल्ली के महाराष्ट्र भवन में मौजूद हूं और आज यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म आज के दिन यानी 19 फरवरी सन 1630 में शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। छत्रपति शिवाजी जयंती मनाने के पीछे बहुत सारा कारण है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कभी भी ऊंच नीच को नहीं माना। छत्रपति शिवाजी ने हमेशा स्त्रियों का सम्मान किया, उन्होंने कभी भी स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव नहीं किया। छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ द नेवी भी कहा जाता है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेवी का आधारशिला रखे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की उपलब्धियां अनगिनत है। उन्होंने
मुगल साम्राज्य से बहुत सालों तक युद्ध किया। उन्होंने मुगल को बहुत बार धूल चटाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जितना बोले उतना कम है। छत्रपति शिवाजी की जयंती केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आज दिल्ली में भी महाराष्ट्र भवन में छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आइए चलते हैं, बात करेंगे कुछ लोगों से। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राजा थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था और उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज उनका जन्मोत्सव मना के बहुत खुशी हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी से हमें दो उनके गुण लेने चाहिए। वो है एक तो संयम और दूसरा संगठन। और उन्होंने छोटे से छोटे लोगों के साथ मिलके जो संगठन करके अपना स्वराज्य निर्माण किया। उन्होंने हमें ये सीख दी है कि संगठन में ही क्षमता है, ताकत है। जो भी है हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने चाहिए। उनका ये मंत्र था कि किसी और को तुम बड़ा करोगे तो तुम अपने आप बड़े हो जाओगे। और वो दुश्मन की बेटी भी है तो उसको भी अपनी माँ और बहन की तरह मानते थे। कभी महिलाओं के साथ बदतमीज़ी नहीं करते थे, बहुत इज्जत देते थे महिलाओं को। जो आज के युवा पीढ़ी को उनसे सीख लेना चाहिए कि हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आजकल जो चल रहा है, आजकल महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्श अगर लोग रखेंगे अपने सामने तो मुझे नहीं लगता कि महिला को डरने की ज़रूरत है। बस मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि उनके पद चिन्हों पे आज का युवा चले और महिलाओं की इज्जत करे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है। मतलब उनके जितने भी संस्कार हैं वो बचपन से हमारे मम्मी पापा ने हमें वही दिए हैं और हमें प्राउड फील होता है कि हम महाराष्ट्र से हैं और हम मराठा हैं। तो जैसा कि आपने देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज एक आदर्श पुरुष थे। उन्होंने हमेशा स्त्रियों का सम्मान किया, उन्होंने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया। तो इसी के साथ कैमरामैन बालकिशन के साथ मैं स्मृति, फोकस न्यूज़, नई दिल्ली। खूबसूरत फूलों को देखने के शौकीन और नेचुरल ब्यूटी को चाहने वाले लोगों के लिए देश की राजधानी दिल्ली से अच्छी खबर आई है। आज से राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना के चलते पिछले करीब 11 महीनों से भी ज़्यादा समय से मुगल गार्डन बंद था। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के 50 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। यह 4 भागों में बांटा गया है। इस गार्डन में फूलों के साथ साथ जड़ी बूटियां और औषधियां भी उगाई जाती हैं। मुगल गार्डन की इन सभी विशेषताओं की वजह से ही यह लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन कोरोना के चलते मुगल गार्डन कई महीनों से बंद था। अब जब कोरोना की रफ्तार कुछ कम हो गई है तो इसे देखते हुए सरकार ने मुगल गार्डन को कुछ नियमों के साथ खोलने का निर्णय लिया है। मुगल गार्डन में अब कोरोना के चलते डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस साल एक बार में 150 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। राष्ट्रपति भवन की शान कहे जाने वाले मुगल गार्डन को कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से खोल दिया गया है। इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर 150 से भी ज़्यादा प्रकार के गुलाब के फूल पाए जाते हैं, जिसका दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बता दें कि इस कोरोना काल के चलते सिर्फ 150 लोगों की ही एंट्री है मुगल गार्डन में, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। अब देखना ये है कि कितनी संख्या में दर्शक मुगल गार्डन में आते हैं। मैं कैमरामैन पासंग के साथ प्रिया, फोकस न्यूज़, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी बसों में सफ़र करने वाले यात्रियों को भी अब ट्रेन की तरह ही ई-टिकट की सुविधा मिलेगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। डीटीसी की सभी बसों में ई-टिकटिंग शुरू हो रही है। पिछले कई महीनों से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चार्टर ऐप के जरिए कुछ बसों में कॉन्टैक्टलेस टिकट सिस्टम का ट्रायल कर रही है। इस सिस्टम के जरिए आपको कंडक्टर से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चार्टर ऐप से
टिकट लेकर सफ़र कर सकते हैं। इस चार्टर ऐप के ज़रिए आपको केवल बस के अंदर लगे QR कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद UPI, पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट माध्यमों से किराए का भुगतान करना होगा। और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। वैसे तो दिल्ली मेट्रो को दिल्ली वालों का दिल कहा जाता है। अगर हम बात करें DTC बस की तो वो भी कुछ कम नहीं। इस वक्त मैं दिल्ली के KG मार्ग बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। जी हाँ, अब DTC बस ने एक और नई खुशखबरी दी है। उसके तहत मार्च से DTC बसेस पूरी तरह से कैशलेस होने जा रहा है। आपको सफ़र करने के लिए अब कैश कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसका नाम है चार्टर ऐप। जी हाँ, वन दिल्ली वन ऐप। और देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी ये एप्लीकेशन बहुत ही कारगर साबित होगा। इसके पहले ही हम बात करें, बीते साल 2020 अगस्त में इस एप्लीकेशन की शुरुआत हो चुकी थी और कोरोना को देखते हुए भी ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। अब तक करीबन 3 लाख यात्रियों ने इस सर्विसेज का लाभ उठाया है और सरकार ऐसा ऐलान कर चुकी है कि आने वाले मार्च में पूरी तरह से ये कैशलेस कर दिया जाएगा इस सर्विस को और आप अपने घर बैठे ही अपने बस के आने का समय और अपने मंजिल तक पहुंचने का समय पता लगा पाएंगे। और अगर हम बात करें इस सर्विसेज की तो आपको एक ही एप्लीकेशन में सब कुछ मिल जाएगा। चाहे आप अपना GPS ट्रैक कर पाएँ, चाहे आपको नज़दीकी मेट्रो स्टेशन का पता लगाना हो, सब कुछ आपको एक ही एप्लीकेशन के थ्रू पता लग जाएगा। मैं सुशांत शर्मा, कैमरामैन बालकिशन के साथ, फोकस न्यूज़, दिल्ली। DMRC ने मेट्रो के सफ़र को टचलेस और कैशलेस बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया है। टिकट के लिए QR कोड पेमेंट शुरू करने का फैसला किया गया है। अब यात्रियों को मोबाइल ऐप के जरिए भी टिकट बुकिंग की सुविधा भी मिल सकेगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो बहुत ही जल्दी कैशलेस और टचलेस होने जा रही है और इसके चलते बहुत जल्दी ही लोगों को अपने किराए का भुगतान QR कोड के ज़रिए करना होगा। इसके चलते दिल्ली मेट्रो स्टेशंस पर लगे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट को भी अपग्रेड करने का काम शुरू हो गया है। DMRC ने बताया है कि इस सिस्टम को लागू किए जाने का मुख्य कारण है कोरोना संक्रमण से बचाव और इसीलिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए QR कोड को भी लागू करने का प्लान है। अभी तक केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही इस सिस्टम को लागू किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये सिस्टम हमें दिल्ली के और मेट्रो स्टेशन पर भी नज़र आएगा। दिल्ली मेट्रो के कैशलेस और टचलेस होने पर क्या है जनता की राय, आइए जानते हैं। दिल्ली मेट्रो में जो अभी नई फैसिलिटी दी जा रही है कैशलेस और टचलेस, आई थिंक वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मेट्रो का। और दिल्ली मेट्रो तो वैसे ही अपने माइलस्टोन बना चुकी है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कहीं आपको कतरा गंदगी का नहीं मिलेगा। दिस इज़ टू मच मैनेज्ड सिस्टम और मुझे प्राउड है कि दिल्ली मेट्रो ने ये माइलस्टोन कायम किया है। और जो नई फैसिलिटी मिलेगी तो ये तो वंडरफुल है, क्योंकि आपको टच भी नहीं करना, आपको कैश भी नहीं देना। सो इट विल सेव लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। और आप जानते हैं टाइम कितना प्रीशियस होता है। टाइम गया हुआ पैसा वापस आ सकता है, टाइम वापस नहीं आ सकता। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ दिल्ली मेट्रो। और जैसे कि मुझे बताया गया कि एक बारकोड मिलेगा जिसे आप मोबाइल फ़ोन में स्कैन करेंगे और उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे और मनी आपका डिडक्ट हो जाएगा। So it is very very good technology, use of good technology. So I think it is very very good initiative. और दिल्ली की जो पब्लिक है उनको और आराम मिलेगा और इन्जॉय कर सकेंगे और भी बेहतर है। आई होप कि दिल्ली मेट्रो हमें इसी तरह और भी बेहतर सुविधाएं देते रहेगा। और हमें भी कोशिश करनी है, इंटर्न्स हमें ये कोशिश करनी है कि दिल्ली मेट्रो को हम कैसे बहुत सेफ़ और बहुत क्लीन बनाए रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। DMRC की इस पहल से यात्रियों के समय और पैसों की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी ये बहुत ही अच्छा कदम है।
अब देखना ये होगा कि इस पूरे सिस्टम को लागू करने में DMRC के अधिकारियों और कर्मचारियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और लोगों के लिए ये सिस्टम सुविधाजनक रहेगा या परेशानियों से भरा। सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य बलों में महिलाओं की भागीदारी को पुरुषों के बराबर करने का अहम फैसला सुनाया है। अब महिलाओं को भी सैन्य बलों में सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो पुरुष सैन्य बल अधिकारियों को प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वैसे तो साल 2020 में बहुत से बड़े फैसले आए, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला और जो चौंकाने वाला फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और वो फैसला महिलाओं के हक में आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर और जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकार में संशोधन करते हुए महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अब महिलाओं को भी पुरुषों की तरह बराबरी मिलेगी सैन्य बलों में और वे तब तक सेवाएँ अपनी दे पाएंगी सेना में जब तक कि वे रिटायर नहीं हो जाती। तो ये कदम एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और हम इसे इस बात से जुड़ा हुआ भी मान सकते हैं जैसे कि हमारे संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समानता का अधिकार दिया गया है, तो इस दिशा में भी एक बड़ा कदम है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत बड़ा माना जा रहा है। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में अनुराधा मैम से, जो कि हाईकोर्ट में लॉयर हैं। देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इट्स वेरी वेलकमिंग, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही खड़ा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उसको स्टैब्लिश करवाने के लिए। जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, इट्स राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी बिफोर एवरी सिटीज़न। अगर फीमेल को कहीं पर किसी भी उसमें अलग करके रख दिया जाता है, जैसे कि आप देख ही रहे थे कि परमानेंट कमीशन के लिए इसमें एलिजिबिलिटी नहीं थी वुमेन की, बट नाउ अभी से क्या होगा कि वो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पहले क्या हो रहा था, उनको रिटायरमेंट पर्क्स नहीं मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे उनको सेपरेट रखा जा रहा था। 5+4 5 साल के लिए उनको एक्सटेंशन, पहले SSC में रिक्रूटमेंट हो रहा है, फिर 5+ फिर हो रहा है 5 के लिए, फिर 4, इतना बस 14 ईयर्स इतना उनको अपना सर्विसेज देने के बाद भी उनको सेम पर्क्स नहीं मिल रहे थे जो कि मेन क्रेडिट्स को मिल रहे थे। वो जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, जो उनको पर्क्स मिल रहे थे, यहाँ पर उनको परमानेंट कमीशन में लिया ही नहीं जा रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट इक्वल। ऐसे अभी भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर वुमेन को नीचे का दर्जे का दिखाया जाता है। उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनका कहना ये था कि जो हमारे कैंडिडेट्स आते हैं, वो आते हैं रूरल एरियाज से, उनकी इस ढंग से स्कूलिंग नहीं की जाती है, उन्हें इस ढंग से बताया नहीं जाता है कि वो एक वुमेन को अपना कमांडर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो उसको कमांडिंग उस पर ले ही नहीं सकते हैं, उनसे कमांड एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि अगर किसी की थिंकिंग ऐसी है तो उसको आप हमेशा ऐसी नहीं रखी जा सकती, उसको इट शुड बी चेंज, ये बोला उन्होंने। और उसमें ये भी उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी पॉइंट उठाया कि क्योंकि जो फीमेल हैं उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ है और जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है वो उस ढंग से नहीं होती है, जिसकी वजह से हम उनको इक्वल उस पर नहीं रख सकते हैं। उनको बार बार वेकेशन पे जाना पड़ता है, कभी प्रेगनेंसी में, कभी उन्हें बर्थ के लिए, फिर चाइल्ड केयर के लिए, तो वो उनको हम परमानेंट कमीशन में नहीं ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी ऑब्जेक्शन उठाया, कहते हैं तो सेम वे में अगर एक मदर को ली जाती है तो एक फादर भी तो एक सेम, उसको भी तो ये सब देखना है ना। ही इज़ अ फादर, ही ऑल्सो हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज चाइल्ड। तो ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप उनको इक्वल लेवल पे नहीं रखेंगे। तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग डिसीजन विच सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन टू अस। तो जैसा कि आपने सुना, अनुराधा मैम ने हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो महिलाओं के लिए फ़ैसला दिया गया है वो काफ़ी बड़ा फ़ैसला है, महिलाओं के हित में है। और साथ ही साथ हम ये मान सकते हैं कि महिलाओं को जो सैन्य बलों में बराबर का हक अब तक नहीं मिल रहा था और महिलाएं इसके लिए लगातार अग्रसर थी इस हक को पाने के लिए, तो वो हक उन्हें मिला है। तो ये एक महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमारे लिए एक बड़ा कदम है और ये महिलाओं की एक जीत है। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मैं सुनीता, सुप्रीम कोर्ट, फोकस न्यूज़, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा हाल ही में देश का आम बजट पेश किया गया। पिछली बार के मुकाबले इस बार बजट कई मायनों में अलग था और इस बार का बजट डिजिटली भी पेश किया गया और इसमें कई तमाम बदलाव भी हमें देखने को मिले।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। बड़ी बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने शराब, काबुली चना, मटर, मसूर की दाल समेत कई उत्पादों पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने इस साल कस्टम में 400 से ज़्यादा छूटों की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों में बदलाव की घोषणा ज़रूरी की है। कई तरह के कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कुछ स्टील उत्पादों पर ड्यूटी हटा दी गई है। इसके अलावा कॉपर स्क्रैप पर ड्यूटी को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। मोबाइल्स के कुछ पार्ट्स पर अब 2.5% ड्यूटी चुकानी होगी। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं और कुछ चीज़ें महंगी। आइए जानते हैं बजट 2021-22 के बारे में जनता की क्या है राय। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा यूज्ड कार सेल एंड परचेज़ का बिज़नेस है। कोरोना के टाइम पे मोस्ट ऑफ द बिज़नेस अगर प्रॉपरली देखें तो ख़त्म ही हो गए थे बिज़नेस। जॉब्स भी बहुत से लोगों की चली गई है। बहुत से बंदे यहाँ से छोड़ के अपने गांव के चले गए हैं क्योंकि उनके पास कोई रहने का जरिया नहीं था, कोई कमाने का साधन नहीं था उनके पास। लोगों को उम्मीद थी कि बजट आएगा, बजट आने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर क्लियरली देखें तो इतना कुछ अच्छा भी नहीं हुआ बजट में, तो इतना कुछ बेकार भी नहीं हुआ। ये कह सकते हैं कि हाँ 50-50 बैलेंस्ड बजट रहा है ये। इस बार का बजट 34,83,236 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 16.5 करोड़ रुपए किसानों के लोन के लिए थे। इस बार एमएसपी और स्वास्थ्य पर अधिक जोर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल फ़ोन, चार्जर्स आदि महंगे हो गए हैं। अब देखना ये है कि ये बजट आम लोगों के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होता है। मैं प्रिया, कैमरा पर्सन स्मृति के साथ, फोकस न्यूज़, दिल्ली। कोरोना काल में अगर किसी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है तो वह है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जिसमें हज़ारों लोग सफ़र करते हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान इंडियन रेलवे मानो थमसा गया था। अब इंडियन रेलवे का संचालन फिर से शुरू हो गया है और रेलवे प्रशासन द्वारा कई नियमों जैसे कि प्लेटफॉर्म और रेलवे के कोचेस में दवाइयों का छिड़काव का भी इंतज़ाम किया गया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से और अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। इंडियन रेलवे, जो कि देश का एकमात्र यातायात का ऐसा साधन है जिसमें हर रोज़ हज़ारों यात्री सफ़र करते हैं और पूरा देश इस पर निर्भर करता है, लेकिन कोरोना की वजह से आधे से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से इंडियन रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही साथ इसकी वजह से यात्रियों को भी सफ़र करने में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार कम होती गई, वैसे वैसे इंडियन रेलवे का संचालन फिर से शुरू होने लगा और इंडियन रेलवे ने अपने सिस्टम में कई बदलावों के साथ ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया। जैसे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ट्रेनों के कोचों में वक्त वक्त पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। एसी कोच में कंबल और पर्दे हटा दिए गए हैं। सभी बड़े स्टेशनों के प्लेटफॉर्म्स, सीढ़ियों, शौचालयों, बुकिंग ऑफिस, वेटिंग रूम समेत सभी जगहों पर साफ सफाई और दवा का छिड़काव किया जा रहा है। डेस्क, काउंटर, दरवाज़ों के हैंडल को दिन में 3 बार साफ किया जा रहा है। डिपो में सभी रेलगाड़ियों की वक्त वक्त पर अच्छे से सफाई की जा रही है और दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही लोगों की भीड़ पर काबू पाने के लिए टिकटों की कम संख्या में बुकिंग की जा रही है। स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए यात्रियों की कोरोना वायरस के लक्षणों की जांच, बचाव और जानकारी के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत की जा रही है। ये सब इंडियन रेलवे यात्रियों को सेफ और हैप्पी जर्नी देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब जब सरकार द्वारा कई पाबंदियों को हटा दिया गया है, तो देखना ये होगा कि इंडियन रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को दी गई ये सभी सुविधाओं का पालन अभी भी आगे ऐसे ही चलता रहेगा या इनमें कमी आएगी। अगर आप अपने फेवरेट फिल्मी सितारों को सिनेमा घरों में जाकर देखना पसंद करते हैं तो ये आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। आज से 100% क्षमता के साथ सिनेमा घरों को खोल दिया गया है।
आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट और जानते हैं हमारे संवाददाता से इसकी पूरी जानकारी। अगर आपको है सिनेमा से प्यार तो आप सबके लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर। पिछले 10 महीनों बाद सिनेमा घर फिर से 100% सबके लिए खुल चुके हैं और आप अब सिनेमा घर जाके मूवी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। देश भर में चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के बीच अब अधिकांश पाबंदियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। सभी सिनेमा घरों में जितनी सीटें हैं उतने ही लोग सिनेमा का आनंद ले सकेंगे। साथ ही साथ यह खबर आर्टिस्ट और एक्टर्स के लिए भी बहुत राहत भरी है। जी हाँ, अगर सिनेमा घर खुलेंगे तभी उनको काम मिल पाएगा और वो लोग अपना काम कर पाएंगे। और यह बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है कि सिनेमा घर भारत सरकार के कहने पे 100% खोल दिए गए हैं। और साथ ही साथ जल्द उम्मीद करते हैं जो कोरोना के चलते इंडस्ट्री को लॉस हुआ उसकी रिकवरी धीरे धीरे हो पाएगी और सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं सुशांत शर्मा, कैमरा पर्सन स्मृति के साथ, दिल्ली। देश में पहली बार न्यूयॉर्क की तर्ज पर भी दिल्ली में भी स्मार्ट बाइक सड़कों पर दिखेगी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने स्मार्ट सिटी के तहत वीवीआईपी दिल्ली में जगह जगह पर स्मार्ट बाइक्स तैनात किए हैं। मोबाइल तकनीक पर आधारित इन साइकिलों को कोई भी व्यक्ति सब स्टेशन से ले जा सकता है और साथ ही किसी भी स्टेशन से इसे वापस भी किया जा सकता है। आइए और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो और बसों को दिल्ली का लाइफलाइन कहा जाता है। उसी तरह दिल्ली में सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल स्टार्ट की है, वो है स्मार्ट बाइक का। जैसा कि आप सब जानते हैं दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होती है। उसी को कम करने के लिए सरकार ने स्मार्ट बाइक लॉन्च किया है। स्मार्ट बाइक काफ़ी ही ईजिली यूज़ हो सकती है। स्मार्ट बाइक के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रोसीजर लिखा हुआ है कि उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। स्मार्ट बाइक के लिए आप ऐप्स डाउनलोड करके बारकोड स्कैन करके उसे यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी सस्ती होती है, इससे लोगों के हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट बाइक है जो कि काफ़ी ही हेल्दी एक पहल है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो कि बहुत ही इजीली यूज हो सकती है। मैं स्मृति, कैमरा पर्सन सरिता के साथ, फोकस न्यूज दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी है। मैच के दूसरे दिन भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। भारतीय टीम इस शानदार जीत के हीरो रहे आर अश्विन। उन्होंने मैच में कुल 8 विकेट लिए और शतक भी जड़ा। पहले टेस्ट मैच में बुरी शिकस्त के बाद भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में जोरदार कमबैक किया और इंग्लैंड को बहुत ही बुरी तरह से 317 रन से हराया। मेरे साथ इस वक्त क्रिकेट कोच राकेश जी हैं। चलिए आइए इनसे बात करते हैं। राकेश जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक मैच हारने के बाद और एकदम से कमबैक करना ये वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है हिंदुस्तान की। इसमें जो मेन चीज़ थी, अगर आप गौर से देखें तो जो हमारे जो पीछे के बैट्समैन थे उनकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा थी। हालांकि हमारे अश्विन को अगर आप पीछे से भी देखेंगे तो बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो स्टार्ट थी, जिसके हमें पिछले मैच में हम इसे लैग कर रहे थे, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। तो टेस्ट मैच का एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि जब आप एक बड़ा स्कोर कर देते हो तो दूसरी टीम पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है, फिर वो हमेशा डिफेंसिव मोड में आती है। जब भी आप डिफेंसिव मोड में किसी टीम को डालेंगे तो आप 60% जीत की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ इंडिया ने पहले मैच में आप देखेंगे उन्होंने इतना बड़ा स्कोर कर दिया तो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हुआ कि सब इस स्कोर के पास पहुंचना है, इसे डिफेंड करना है, क्या करना। लेकिन इस बार इंडिया के पास वो चांस था। एक तो टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसको देखें, अगर टॉस जीतता तो इंग्लैंड पहले बैटिंग करता क्योंकि टर्निंग ट्रैक था जिस तरह से विकेट डाउन हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आगे भी मैचेस जीतने हैं तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको। अभी भी मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा मुझे
लैक करता है, गैप है मिडिल ऑर्डर में, परफॉर्म करना पड़ेगा। रहाणे ने भी परफॉर्म नहीं किया है तो हम पुजारा पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोहली ने परफॉर्म किया, बहुत राइट टाइम पे परफॉर्म किया। तो जो मेरी जहाँ से मैं देख रहा हूँ इस क्रिकेट को, तो इंडिया के लिए आगे बहुत अच्छा चांसेस आप देखेंगे कि आगे के मैचों में भी हिंदुस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस चीज़ को अगर आप इस तरह से देखो कि पहले मैच में क्या हुआ, फिर अचानक क्या हुआ, हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि पिच ऐसी बना दी, बट अश्विन ने प्रूफ किया कि पिच ऐसी नहीं थी। अगर आप कमिटमेंट आपके साथ है, आप बहुत कमिटेड हैं, तो रन किसी भी ट्रैक पे बनाया जा सकता है। और हमारा राइट है कि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है, तो हम अपने हिसाब से पिच बनाएंगे, इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। वाकई ही जीत बहुत ही काबिले तारीफ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत अगला टेस्ट मैच भी जीतेगा और इस टेस्ट सीरीज़ को अपने नाम करेगा। मैं सुशांत शर्मा, कैमरामैन दीपक के साथ, फोकस न्यूज़, दिल्ली। आइए जायजा लेते हैं अब मौसम का। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब मौसम का मिजाज बदल रहा है। फरवरी का महीना आ गया है, साथ ही वसंत ऋतु का भी आगमन हो चुका है। वसंत ऋतु जो अपने साथ फूलों और हरियाली को भी साथ लाता है। अगर दिल्ली के तापमान की बात करें तो आज सुबह का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी कि अब गर्म कपड़ों को रखकर पंखे चलाने की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। अब मौसम लगातार गर्म होता जाएगा। तीखी गर्मी दोपहर के समय पंखे चलाने पर मजबूर करेगी, वहीं सुबह शाम हल्की ठंड रहेगी। मौसम के इस बदलते तापमान में अपना ख्याल रखें और मौसम का लुत्फ उठाते रहें। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फोकस न्यूज़।